नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाला। रुक करेंगे बड़ी खबर का। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, तो वही सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन भी जहां देखने को मिला, तो वही कांग्रेस विधायकों ने पैदल मार्च निकाला। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। जी हां, इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले 2 साल से कोई फैसला इस पे उनको स्पेशल अलाउंस देने के बारे में इस सरकार ने नहीं करा। जबकि मैंने खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी 15 फरवरी 2022 को नूह में इन्होंने बैठक ली थी। मैं अपने दोनों विधायक साथियों के साथ हमने 2 ही मांग उसमें रखी थी, एक रेडियोलॉजिस्ट की और एक स्पेशल अलाउंस की। और मुख्यमंत्री जी ने वहां उसके लिए कहा था हम इसको करवाएंगे। 2 फरवरी आ गई है, रेडियोलॉजिस्ट तो अभी तक आए नहीं है, उसकी तो कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जो चीज मिल रही थी उस चीज को भी इन्होंने मतलब जो है कोई फैसला नहीं करा। मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री लेवल पे भी अगर कार्यशैली इस प्रकार की है तो ये मेडिकल कॉलेज बर्बाद तो कर ही दिया है। 1000 करोड़ रुपए सरकार का बर्बाद तो हो ही गया है, क्योंकि उसमें सिर्फ अब इलाज नहीं होता, ना उसमें ऑपरेशन होते क्योंकि ओटी बंद है, उसमें दवाइयां कोई नहीं मिलती, सिर्फ अब रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है। सर, मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेज जब बनाए जाते हैं, हर रोज घोषणा होती है सब जगह बनाए जाएंगे, और बने बनाए को किस तरीके से उजाड़ने का काम कर रहे हैं। 1 साल मैं 2 बार वी उमाशंकर जी से मिला, क्योंकि वो उस बैठक में मौजूद थे, चिट्ठी दे के आया, हमेशा उसको परस्यू करता हूं। लेकिन सरकार अगर इस तरीके से कार्य करती है, क्या कोई द्वेष है इलाके से कि जो इतनी सेवा दे रहा था जिसके, और सरकार ने इसमें कह दिया अभी विचाराधीन है, अभी भी विचाराधीन है, कोई ठोस इनके पास जवाब नहीं है। मैं कहूंगा कि इसको बंद ही कर दो, फिर अगर नहीं है बस की तो कोई मेडिकल कॉलेज चलाना इलाके में। अगर यही गंभीरता है, मुख्यमंत्री जी आपसे मिलकर हमने ये बात उठाई थी, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की कार्यशैली आपके लेवल पे है तो फिर क्या कह सकते हैं। हमारी लाइफलाइन है ये मेडिकल कॉलेज, इसलिए हमेशा उसके लिए हम चिंतित रहते हैं, उसके लिए आपसे कहते भी। लेकिन अगर इस तरीके का रवैया है तो फिर मैं अध्यक्ष महोदय इस कॉलेज को चला के रखने का फायदा नहीं है, इसे बंद कर दो। एक मिनट ना पूरे मेडिकल कॉलेज वो जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से ये भत्ते की बात कर रहे हैं, इससे पहले ये भत्ता सिर्फ डॉक्टरों को ही मिलता था, बाकी को नहीं मिलता था। और अब हमने एक प्रपोजल जो भेजा है वो ए से और डी कैटेगरी सभी को मिलेगा। और पहले ये सिर्फ डॉक्टरों को जो अंडर ग्रेजुएट थे उनको 25,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 35,000 पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता था। लेकिन अब हमने 10% बेसिक पे का प्लस डीए ये प्रोविजन बना करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइल अप्रूव हो चुकी है और ये एफडी के अंदर गई है, जल्दी इसका काम हो जाएगा। दूसरी बात, जहां तक स्टाफ की बात है, स्टाफ यहां पर भर्ती करने के लिए हमने एचपीएससी को भी भेजा हुआ है और लगा रहे हैं हम। रिक्विजिशन 187 पोस्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर की भेजी थी, अब ये 12 पोस्ट स्पेशलिटीज के और रिकमेंड किए हैं, 21 असिस्टेंट प्रोफेसर के, ये सब पोस्टिंग होनी है। और बाकी के जो 32 पोस्ट स्पेशलिस्ट की हैं वो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर चल रहे हैं। और जहाँ तक के डॉक्टर्स की कमी सभी में है, पूरे प्रदेश के अंदर कमी है, इसको पूरा करने के लिए हम एक कैडर बना रहे हैं, स्टेट लेवल का एक कैडर बना रहे हैं, ताकि दूसरे मेडिकल कॉलेजों से भी इनको स्टाफ को इधर उधर किया जा सके। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, डॉक्टरों को तो मिल ही रहा था, डॉक्टरों का ही तो बंद कर दिया, औरों के उसमें कि औरों को देंगे, डॉक्टरों का तो बंद कर दिया। इसी कॉलेज में ये बीमारी है जब से बीजेपी सरकार आई है, उससे पहले नहीं आई थी। अन्य कॉलेजों को तो मिल रहा है, लेकिन उस कॉलेज में डॉक्टरों को बंद कर दिया, जिससे ये डॉक्टर भी छोड़ के चले जाए। यही भेदभाव की तो मैं बात कह रहा हूं, जिसके लिए किसी की आपने तो कह दिया ABCD को देंगे, डॉक्टरों को जो दे रहे हैं वो तो शो करवाइए शुरू, जिससे कि औरों को दीजिए, खूब दीजिए।
लेकिन डॉक्टरों को दिए, जिसे डॉक्टर तो रहे, इलाज तो जब भी हो। प्रदेश में और कहीं भी किसी डॉक्टर को इस तरह का इंसेंटिव नहीं मिल रहा, सिर्फ मेवात में ही मिल रहा है, और वो भी हमने वो मिल रहा था, वो बंद कर दिया। ये भी बंद नहीं किया, नहीं, वो बंद जब कर ही नहीं रहे किसी चीज। सितंबर 2022 तक मिला हुआ है, और उसके बाद अभी सीएम साहब ने अप्रूव कर दी, फाइल जल्दी उसका अप्रूव। मैं भी उसके लिए परस्यू कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है माननीय आपके परसुएशन से हो रहा काम सर। सर किसी चीज का हल निकालने से ही तो निकलेगा, अब उसको लंबित करना। चलिए पहली बात तो ये है, उन्होंने ले ली। पहली बात तो ये है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में स्पेशल कोई इंसेंटिव इस प्रकार का दिया जाता है तो ये सरकार की ओर से एक प्राथमिकता होती है, किसी जिले का अधिकार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हाँ दिया जाता था, तो ये एक अधिकार पूर्वक कोई ऐसा वो नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए वहां जो जाएगा दिया ही जाता रहेगा। तो ये है कि जब तक वहां की डिमांड को पूरा करने में लोग आगे आते नहीं हैं, ये तब तक की सुविधा ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले, वहां जाए। और उसमें भी जो नू जिले के अपने लोग होंगे उनके लिए ये इंसेंटिव नहीं है, ये तो बाहर से जो लोग जाए ताकि उनको, क्योंकि वहां कोई भी जाना चाहता नहीं एम्प्लॉइज में से। जब एम्प्लॉइज को हम ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कहते हैं, सारे के सारे नू से बाहर भागना शुरू करते हैं। इसलिए तो इंसेंटिव इस नाते से दिया गया था। हाँ ये ठीक है कि चूंकि केवल डॉक्टर्स का था, डिपार्टमेंट ने यह कहा कि डॉक्टर के साथ बाकियों को दिया जाए, वो फाइल चली, किन्हीं कारणों से वो फाइल देर हुई, लेकिन अब वो फाइल होगी दिसंबर ऑनवर्ड। जब से बंद हुआ अगस्त ऑनवर्ड उनको उसका जो क्या बोलते हैं उसका एरियर्स वो भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करो। लेकिन बाकी सबको भी अब जब शुरू करेंगे उस समय से वो दिया जाएगा, डॉक्टर्स को मिलेगा, एरियर मिलेगा। आपके संज्ञान में था, इस वजह से मैंने इसकी गंभीरता को देखा, और ठीक आपने माना भी कि जाना नहीं चाहता, उसके बावजूद हो गया। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। सर क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आफ्ताब जी बैठो, हो गया। चलिए अभय सिंह यादव जी। 14 सर आंसर लेड ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि उन्होंने मेरी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार किया है, और उन्होंने इस बात को भी माना है कि लॉजिस्टिक हब के साथ इंडस्ट्रियल पार्क बनाना जरूरी है, एडवाइजेबल है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लॉजिस्टिक हब की कुछ जमीन का एक्सपेंशन चल रहा है उसका वो मिलने के बाद में इसके लिए जमीन दे दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दो बात बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये ठीक है कि हमारा प्रांत जो है 3-4 तरफ से नेशनल कैपिटल से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ट्रेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो देखा जा रहा है पिछले काफी वर्षों से, वो ये है कि सारा का सारा डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट सिर्फ दिल्ली के आसपास के इलाकों में हो रहा है। अभय जी रिक्वेस्ट है सर, मैं एक जवाब सप्लीमेंट्री, मतलब ये एक्सप्लेनेशन सप्लीमेंट्री पूछिए। क्या सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं सर। हाँ जी, हाँ। मैं ये कहता हूं कि एक जहां जो जिन इलाकों में इंडस्ट्रियल विकास नहीं है उनके बारे में विशेष योजना सरकार की क्या है, एक तो ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं कि जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं अपने उप मुख्यमंत्री जी, जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करें, जमीन मिल जाएगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि धरती का कोई मोल नहीं होता। जमीन जब जमींदार की जाती है उसकी पीढ़ियां उसे कमा के खा के आती हैं, उसको जब सदा के लिए उससे वंचित करते हैं तो उसकी कीमत में लोभ नहीं होना चाहिए। जमीन कभी भी, खरीदी हुई जमीन कभी भी महंगी नहीं होती। आज महंगी लगती है, कल सस्ती हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि खुले दिल से इसमें वहां जमीन खरीदें और इसका एक्सपेंशन करें, और वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ग्रोथ के बड़े चांसेस हैं। हमारे से 20 किलोमीटर दूर बहरोड में और नीमराना में इंडस्ट्री डेवलप होगी जहां कुछ भी नहीं था, और आज हमारे यहाँ नेशनल हाईवे का नेटवर्क भी है, रेलवे का भी नेटवर्क है। तो इसलिए सरकार गंभीरता से इस पर विचार करे, यही मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि सारी डेवलपमेंट दिल्ली के आसपास हुई है, मैं डेफर करता हूं। हमारी सरकार के विजन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो हरियाणा के प्रत्येक कोने में हमने ले जाने का प्रयास किया है। खरखोदा जैसे कस्बे के अंदर मारुति को, सुजुकी को 900 एकड़ में स्थापित करना, उस पूरे एरिया को
विकसित करने का हमारा प्रयास था। NSIDC के साथ जो ये लॉजिस्टिक हब की प्रक्रिया शुरू हुई, ये नांगल चौधरी जैसे रेतीले इलाके के अंदर एक नया डेवलपमेंट कैसे हो, इसका कदम था। इसार एविएशन हब अपने आप में उस एरिया को एक नई कैसे स्थापित कर इंडस्ट्री दे एविएशन रिलेटेड, उसके लिए कदम। माननीय सदस्य ने कहा कि और डेवलप कैसे किया जाए। दो ही प्रयास हमारी सरकार ने किए, तो IAS अफसर रहे हैं, उस समय एक्विजिशन चला करती थी। हमारी सरकार ने एक्विजिशन प्रक्रिया की ओर नहीं देखा। हमने ई भूमि के माध्यम से जितने भी प्रोजेक्ट्स प्रदेश में बनाए हैं उसके लिए लैंड खरीदी है। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि नेशनल हाईवे 152 DB और पुराना जो हमारा नारनौल से लेकर नांगल चौधरी तक है, दोनों के ऊपर 500 एकड़ की 4 साइट्स हम पुटअप कर देंगे ई भूमि पर। जहां पर भी हमें 500 एकड़ जमीन कंसोलिडेट कर दे देंगे, हम पहला इंडस्ट्रियल पार्क टाउनशिप वहां पर बनाएंगे। उसके साथ साथ मैं माननीय सदस्य को बोलना चाहूंगा, जो बात इनने कही कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन से जुड़ी है, सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी आ चुकी है। अगर फार्मर्स 500 एकड़ के अंदर लैंड पूलिंग कर देना चाहे तो कॉस्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको भी उस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर हम टाउनशिप देने, उनको हिस्सेदारी देने को तैयार हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी विन विन सिचुएशन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए और फार्मर की जमीन में उसकी हिस्सेदारी जीवन भर बनी रहे, कोई भी हरियाणा प्रदेश में इतिहास में नहीं है। मेरा आज मौका है, माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य लगकर अगर अपने क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल टाउनशिप चाहते हैं तो सरकार का और ज्यादा सहयोग करने का काम करें। धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो ऑफर दी है, और मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी तरफ से पूरा इसमें सहयोग किया जाएगा। और जहां तक विकास की बात है, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार विकास एक दिल्ली के आसपास कर, मैंने कहा इंडस्ट्री का विकास दिल्ली के आसपास हो रहा है और कंसंट्रेशन उसमें हो रहा है। उसका ज्यादा कंसंट्रेशन में ओवरबर्डन जब होता है तो उसकी दूसरी रिजल्टेंट प्रॉब्लम्स भी साथ आती हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें विशेष इंडस्ट्रियल इंसेंटिव देकर वहां इंडस्ट्री की ग्रोथ सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। जैन श्री असीम गोयल जी। सर, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ महोदय, शहरी स्थायी निकाय विभाग ने अपने ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के बकायों की अदायगी उपरांत नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई है और पोर्टल दर्शाए गए बकाया कर फीस चार्जेज की अदायगी उपरांत नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वतः जारी हो जाता है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट को स्थायी निकाय के अधिकारी द्वारा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह स्वतः जारी होता है। इसी प्रकार कोई भी नागरिक जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर बकाया देय राशि का भुगतान करता है तो उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, जो कि सरकार द्वारा संपत्ति के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक किया हुआ है। राजस्व विभाग का वेब हेल्थ पोर्टल पूरी तरह से शहरी स्थायी निकाय विभाग के नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नगर निगम की बात करूं, आज से पहले जब से ये हमारे आयुक्त महोदय जो भी हैं, जितने भी आयुक्त रहे, उनके पास एक लिमिट जो है बनी हुई थी पुराने शहर की, उस नाते जो है एनडीसी जारी हो जाती थी। और आज के समय में ये स्थिति हो गई है कि एक भी एनडीसी जारी नहीं हो रही। उसका कारण ये बताते हैं जी, हमारे पास उस शहर की कोई लिमिट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना अम्बाड़ा शहर नगर निगम के पास और ना ही हेड ऑफिस में। और ये अपने आप में इतना ज्वलंत और चिंतनीय मुद्दा है। लगभग 25 से 30 हजार जो रजिस्ट्री ऑनर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्री को, अपने प्लॉट को बेचने के लिए या डिवाइड करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये कह देते हैं जी कि हमने तो प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी का, दरअसल इसमें दिक्कत जो है एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी के पोर्टल को इकट्ठा जोड़ दिया है। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो ये प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी का पोर्टल अलग किया जाए, उसी दिन ये 60 से 70% दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और जहां तक अभी 3 से 5 महीने से ऊपर कोई आयुक्त हमारे यहाँ रुकता नहीं है जी, और जो आते हैं वो अपना कानून साथ लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने नगर निगम से ये रिकॉर्ड की कॉपी निकलवाई है नक्शे की, जिसके आधार के ऊपर अम्बाड़ा शहर नगर निगम की जो एनडीसी हो रही थी, ये नंबर चढ़े हुए थे।
और ये आज कहते हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मैंने भी वहां नगर निगम से ये रिकॉर्ड निकलवाया। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है, इनको जब तक आप सही गाइडलाइन देके एक टाइम फ्रेम लिमिट नहीं तय करेंगे कि इसका हल किया जाए, मैं इसलिए अम्बाड़ा शहर नगर निगम के बारे में बोल रहा हूं। मैंने आपसे पहले आदरणीय कमल गुप्ता जी से मिलकर भी और डायरेक्टरेट में भी जाकर मैं थोड़ा सा इसमें जरूर बताना चाहूंगा, डायरेक्टर साहब ने बड़े पॉजिटिव तरीके से इसको टेकअप किया है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता सर, इस समय जनता लगभग 25 से 30 हजार जो रजिस्ट्री ऑनर्स हैं बहुत परेशान हैं। इसमें नगर निगम में आप जाके सर्वे करवा लें, त्राही त्राही इस एनडीसी को लेकर मची हुई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है, इसकी गंभीरता समझें और इसको तुरंत एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर इसको जो है खत्म करवाएं। धन्यवाद। मंत्री जी एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, जहां तक चालू वित्त वर्ष 2022-23 का है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक नगर निगम अम्बाड़ा जारी में 3555 नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। और मैंने पहले बताया है कि ये सारा ऑटोमेटिक कर दिया गया है सिस्टम, और जिसका नो ड्यूज अगर कोई ड्यूज नहीं है दे देता है तो तुरंत ऑटोमेटिकली उस पोर्टल के माध्यम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाता है। निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि जो नए आयुक्त महोदय आए हैं उन्होंने कहा कि मैं इस सीमा को नहीं मानता, और इसलिए इन्होंने भी जो मुझे नंबर बताए हैं 3000 जो एनडीसी हुई हैं वो पुराने आयुक्त महोदय के समय हुई है। मैंने इसीलिए इनसे निवेदन किया है कि एक मिनट मलिक साहब, एक बार आप वस्तु स्थिति जांच लें। मेरे पास ये नक्शा है, मैं आपके माध्यम से ये यहाँ सबमिट कराता हूं जी। और अभी जो नए आयुक्त महोदय आए हैं उन्होंने आके एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया, और सारे लोग हमारे को आके जनप्रतिनिधि क्या एमसी क्या एमएलए सारे बहुत दुखी हैं। ये जो बता रहे हैं पिछले आयुक्त महोदय के समय की बताए। चलिए कुलदीप वत्स जी, आपकी जो समस्या है कोई नहीं, कुलदीप वत्स जी। और सर नहीं, आप बैठ जाइए, वहां से बैठ जाइए प्लीज। नहीं ऐसे नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न आया उसका उत्तर पूरे हरियाणा को डिस्कस करने लगेंगे तो एक सिर्फ यही डिस्कस नहीं होगा। नहीं, आप सोनीपत की बताएंगे, वो पानीपत की बताएंगे, वो गुड़गांव की बताएंगे। वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। कुलदीप जी बोलिए आप। और बैठिए। अध्यक्ष महोदय, वो उन्होंने बता दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी बोल। माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स जी ने प्रश्न किया परिवार पहचान पत्र के नाते। 4 भाग हैं इसके। मैं चाहूंगा कि क भाग की बजाय पहले ख गए और ग, ख गए और घ, इन 3 का उत्तर मैं पहले देता हूं। ख में यह कहा कि यदि कोई एजेंसी इसकी पहचान के लिए बनाई गई है सर्वे के लिए, तो उसके द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें उन योजनाओं से पात्र योग्य परिवार जो वंचित हो गए हैं। तो मेरा कहना है कि इसमें हमने किसी एजेंसी से कोई काम नहीं कराया है। ये पूरा काम सरकारी तंत्र उसी के माध्यम से हुआ है। इसलिए जब कोई एजेंसी नहीं की गई है तो उसके बाद जो गए है, क्या उक्त एजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया अथवा नहीं, इसलिए एजेंसी का कोई विषय नहीं है। इसी तरह चौथा जो भाग है कि क्या इस संबंध में सरकार ने कोई संज्ञान लिया, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा, यानी जब एजेंसी से कराया ही नहीं गया तो इसलिए उसका कोई संज्ञान लेने का अर्थ नहीं। अब जो क भाग है उसमें आपने कहा है कि बहुत से परिवार पहचान पत्र के जो सर्वेक्षण के कारण से लाखों परिवार बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमने बहुत पहले, लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, परिवारों की पहचान करना। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक यूनिक ऐसा एक प्रयोग है पूरे देश में, बल्कि कई लोग दुनिया के भी जो आते हैं, एम्बेसडर वगैरह आते हैं, उनको जब परिवार पहचान पत्र की बात बताते हैं तो वो भी रुचि लेकर के हमसे समझना चाहते हैं। अभी तक सारे देश दुनिया में एक व्यक्ति, एक सिटीजन, उसकी पहचान आधार के नाते से तो बनाई गई है, प्रचलित है, वो हमारे यहां भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है। लेकिन हर समाज में परिवार एक इकाई है, तो इसको पहचान करके उसको चिन्हित किया जाए, उसकी एक आइडेंटिटी बनाई जाए। पहले हमने HRDB बनाया था, हरियाणा
रेजिडेंट डाटाबेस, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको वहां छोड़ करके, क्योंकि उसके साथ आधार जुड़ा था, बाद में बताया गया कि आधार को हम किसी से जबरदस्ती नहीं पूछ सकते, हमारे पास जिन सेवाओं में आधार है उसका उपयोग करेंगे, लेकिन कोई ना बताना चाहे ना बताए। अब उसको छोड़ करके फिर हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और इस परिवार पहचान पत्र के आधार पर आज 72 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास है, जिसमें 2,87,00,000 सिटीजन्स ये उसमें है। ये ठीक है, उसमें भी अभी लगभग 2.5-3% अभी ऐसा है कि जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर करके हमको डाटा दिया है, लेकिन अभी उसकी साइंड परफॉर्मा जो हम करवाते हैं कि वो इससे सहमत है, उसमें अभी 3% के लोग लगभग बाकी हैं। बहुत लोग उसमें मिल भी नहीं रहे। उस समय परिवार पहचान पत्र बनवाया, हो सकता है माइग्रेटेड फैमिलीज हो, बाहर चले गए हों, नहीं मिले हों, लेकिन उसको हम कंप्लीट करके और वो पूरा करेंगे। लेकिन जिनका हमने डाटा करवाया है उस आधार पर हमने जो बीपीएल की व्याख्या बोले, जो पहले 1,20,000 के बाद एक्सक्लूड हो जाते थे, बाय एक्सक्लूजन दे वर नॉट बीपीएल फैमिलीज, हमने उसको 1,80 किया, अर्थात 10,000 रुपया महीने के बजाय 15,000 रुपये महीने की आय का व्यक्ति वो बीपीएल माना जाएगा। इसलिए उसमें संख्या बढ़ी। तो संख्या बढ़ने के बाद बहुत लोग ऐसे थे जो एक प्रकार से बहुत पहले हो सकता उनकी आय कम रही हो, बाद में आय बढ़ गई, क्योंकि वो बीपीएल का जो पैमाना 2011 से लगातार वही चलता आ रहा था जो अभी तक परिवार पहचान बनने से पहले था। इसलिए उस सारे सर्वेक्षण में कुछ कट गए और कुछ नए बने। लगभग 9,60,000 परिवार ऐसे थे जिनको उस समय डिलीट किया और 12,46,000 परिवार वो नए जुड़े, अर्थात इन नेट एडिशन लगभग 3 लाख परिवार हमारे पहली संख्या से बढ़ गए। जो कटे हैं वो किन कारणों से कटे हैं उसकी जानकारी मैं देता हूं। 1,32,000 परिवार ऐसे निकले जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला व्यक्ति वो साल का 1,80 से नीचे वाला नहीं हो सकता। उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न आज भी उपलब्ध है कि कौन कितना टैक्स भरता है। तो इस नाते से वो 1,32,000 कटे हैं। जो आय निर्धारण के नाते से हमने समितियां बनाई थी जिन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर कुछ पैरामीटर्स जिनका जो हमारी ब्लॉक स्तर पर भी समितियां हैं और नीचे लोकल कमेटीज भी बनाई हैं, जिसमें कोई एक दो हैं, एक कोई सोशल वर्कर उस इलाके का तो सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई जारी है और सदन में अभी विधायक आफ्ताब का जवाब देते हुए नजर आए सीएम मनोहर लाल, वही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी इसका जवाब दिया है।